सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बिग गेम के बारे में। ये कहानी है अमेरिका के राष्ट्रपति की, जिनका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन उनकी मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब उन्हें पता लगता है कि कुछ लोग अभी भी उनके पीछे लगे हुए हैं उन्हें मारने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ओस्कारी। वो एक घर के अंदर दाखिल होता है अपने पिता के साथ। अंदर आते ही वो देखता है कि दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और वो भी सारी तस्वीरों को देखने लगते हैं। सबको देखने के बाद वो कहते हैं कि क्या इनमें से तुम किसी को पहचानते हो? तब ओस्कारी की नजर पड़ती है एक तस्वीर पर। वो कहता है कि हाँ, ये आप हैं। तब उसके पिता कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था तब मैं शिकार पर गया था और हमारे परिवार की प्रथा यही है और सबने इस प्रथा को निभाया है, चाहे वो मेरे पिता हो, मेरे दादा हो या मेरे परदादा हो। सब जब 13 साल के थे तब वो अकेले निकले थे शिकार पर। अब ये तुम्हारा वक्त है। इन तस्वीरों के साथ मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, इन्हें ध्यान से देखो। इतना कहने के बाद ओस्कारी के पिता बाहर चले जाते हैं। तब ओस्कारी बहुत देर तक तस्वीरों को देखते रहता है। वो देखने के बाद बाहर आता है। तब ये लोग जाने लगते हैं जंगल की तरफ। इनके साथ इनका पूरा कॉन्वॉय है। यहीं पर हमें ओस्कारी के पिता का नाम पता लगता है। उनका नाम है टापियो। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब टापियो एक नक्शा देता है ओस्कारी को। यहाँ पर लाल रंग से एक जगह को घेरा गया है, यानी ओस्कारी को यहीं पर शिकार करना है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपनी गाड़ियों को रोकते हैं। फिर समुदाय के सारे लोग बाहर आ जाते हैं और एक आदमी गोली चलाता है, यानी कि ओस्कारी के शिकार की शुरुआत होने वाली है। उसे उसकी गाड़ी पर बैठा दिया जाता है, लेकिन ओस्कारी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाता। तब टापियो आकर के उसकी मदद करता है और धीरे धीरे करके ओस्कारी आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक जगह पर जहाँ पर उसे तीर और धनुष नजर आते हैं। तब वो धनुष को उठाता है और खींचने लगता है, लेकिन ओस्कारी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो धनुष को खींच सके। इस चीज को देखने के बाद यहाँ का बुजुर्ग आदमी कहता है कि ओस्कारी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन ये बात उसके पिता टापियो को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं कि मेरा बेटा तैयार है, वो जरूर अपने शिकार को पूरा करेगा, उसे एक मौके की जरूरत है। तब ये बुजुर्ग आदमी भी मान जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और बुजुर्ग आदमी भाषण देना शुरू करता है और बताता है कि ओस्कारी के पास एक दिन और एक रात का वक्त है। इसी समय में उसे अपने शिकार को पूरा करना है। अगले दिन जब वो वापस आएगा तब उसे अपने शिकार को अपने साथ लाना पड़ेगा और इस पूरे समय ओस्कारी बिल्कुल अकेला रहेगा। इतने कहने के बाद अभी लोग ओस्कारी को भेजने की तैयारी करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हम मॉरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शेव कर रहा है। शेव करने के बाद वो अपने छाती के जख्म को देखता है, जो जख्म अब भर चुका है, लेकिन जख्म का निशान अभी भी यहाँ पर है। फिर वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है और अपने सूट को पहनने के बाद ईयरपीस पहन लेता है। तब हमें पता लगता है कि ये सारे लोग अभी एयरफोर्स 1 में हैं, वो भी हवा में। जिस एयरक्राफ्ट में ये लोग बैठे हैं उसके दाएं और बाएं तरफ एक और एयरक्राफ्ट है, ताकि वो एयरफोर्स 1 की सुरक्षा कर सके। तभी मॉरिस जाता है यूएस के प्रेसिडेंट के पास, जिनका नाम है विलियम। विलियम अभी अखबार पढ़ रहा है। अखबार में उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं छपी हैं। वो खबरें उसे पसंद नहीं आती। तभी मॉरिस आता है विलियम के पास और कहता है कि 1 घंटे में हम फिनलैंड पहुंचने वाले हैं। लेकिन इतना कहने के बाद वो कहता है कि ये उसका आखिरी मिशन है, उसके बाद वो रिटायर होना चाहता है। तो विलियम कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसी बीच हमारे सामने फिनलैंड का दृश्य आता है। यहाँ पर हम ओस्कारी को देखते हैं जंगल में बिल्कुल अकेला। उसके सामने लकड़ी का एक हिरन बना हुआ है जिस पर वो तीर चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ठीक से तीर नहीं चला पाता। तब वो इमेजिन करने लगता है कि उसने एक हिरन को मार गिराया है और वो कैसे मार करके उसका मांस खाएगा। तभी यहाँ पर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो जंगल के ऊपर मंडरा रही है, जिसके अंदर 3 आदमी बैठे हैं। जो पायलट है वो बार बार इनसे पूछता है कि आखिर हम क्या गेम खेलने वाले हैं। तभी अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हजार। हजार कहता है कि हम एक बिग गेम खेलने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो लैंड करवाता है हेलीकॉप्टर को। तब हजार आकर के बैठ जाता है कुर्सी पर और कहता है कि ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है। वो जैसे ही ब्रीफकेस को खोलता है हमें पता लगता है कि इसके अंदर एक मिसाइल है। मिसाइल को देखते ही पायलट डर जाता है और कहता है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल तुम कहाँ पर करने वाले हो? तब हजार कहता है कि एक एयरक्राफ्ट पर। वो कहता है कि क्या वो आतंकवादियों का एयरक्राफ्ट है? हजार कहता है कि नहीं। वो पायलट को कहता है कि तुम्हारी भी जान खतरे में है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बस यहाँ से भागना शुरू करो। फिर पायलट भागने लगता है। हजार एक दूसरी मिसाइल निकालता है और उससे निशाना लगाता है पायलट पर। थोड़ी देर के बाद वो मिसाइल को लॉन्च कर देता है। तब पायलट की मौत हो जाती है। उसके साथ साथ जंगल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हम मॉरिस को देखते हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर है। वो जाता है कॉकपिट की तरफ। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि वार्निंग का साइन आ रहा है हर जगह, यानी कि किसी ने मिसाइल छोड़ा है एयरक्राफ्ट पे। मॉरिस चौकन्ना हो जाता है और सबको कहता है कि इवैक्यूएशन पॉड को तैयार करो, हमें कैसे भी प्रेसिडेंट को बाहर निकालना है। बिना वक्त गंवाए ये लोग पहुंच जाते हैं विलियम के पास और इवैक्यूएशन पॉड के अंदर बैठा देते हैं। विलियम ने जूते भी नहीं पहने, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। वो पॉड को लॉन्च करके नीचे भेज देते हैं। अब एक एक करके सारे लोग एयरक्राफ्ट से नीचे कूद रहे हैं। जैसे ही कुछ लोग कूदते हैं एक आदमी को एहसास होता है कि ये पैराशूट नहीं खुलने वाले, जिन पैराशूट को लेकर के ये लोग नीचे कूदे हैं। तब वो मॉरिस को कहता है कि तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए। तभी मॉरिस अपनी बंदूक बाहर निकालता है और इस आदमी को गोली
मार देता है। गोली मारते ही वो दूसरा पैराशूट पहनता है और कूद जाता है नीचे के लिए। उसके नीचे कूदते ही एक के बाद एक मिसाइल का हमला होने लगता है एयरक्राफ्ट पर और प्लेन को निस्तो नाबूद करके ये लोग रख देते हैं। तभी हम जंगल में देखते हैं ओस्कारी को। वो देखता है कि आसमान में ब्लास्ट हो रहे हैं। वो भागने लगता है। तभी एयरक्राफ्ट आकर के गिरता है जंगल में। इन आवाजों को सुनने के बाद ओस्कारी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बस एक 13 साल का बच्चा है। थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तब देखता है कि जंगल के चारों तरफ आग लगी हुई है। ये मंजर बहुत ही भयानक है। तभी हमारे सामने आता है पेंटागन का दृश्य। यहाँ पर हम फ्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे एक लड़की पूरी बात बताती है कि क्या हुआ है। कुछ लोगों ने हमला किया है एयरफोर्स 1 पर, लेकिन एस्केप पॉड की मदद से प्रेसिडेंट को बाहर निकाल दिया गया है। हम उनके एस्केप पॉड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब फ्रेड चला आता है अंदर और वो लोग सारी बातें बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। जब वो सारी चीजों को देखते हैं तब इन लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 से 10 लोग शामिल हैं इसमें, जिनके पास बहुत ही आधुनिक मिसाइल थे। उसके साथ साथ अंदर का कोई आदमी जरूर उनके साथ मिला हुआ था, जिसने डिफेंस सिस्टम को पहले ही खराब कर दिया था एयरफोर्स 1 का। अगर एयरफोर्स 1 का डिफेंस सिस्टम चल रहा होता तब कहीं इतनी ज्यादा क्षति नहीं होती। तो हमें उस अंदर के आदमी के बारे में पता लगाना है और जितनी जल्दी हो सके हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति वापस चले आए। तभी हम जंगल में मॉरिस को देखते हैं, जिसका पैरासूट फंस गया है एक पेड़ में। वो जल्दी से अपने पैरासूट को काटता है और गिर जाता है नीचे। नीचे आने के बाद वो सबसे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बाकी एजेंट से, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाता है कि सारे मर चुके हैं। तब वो बात करने लगता है आतंकवादियों से और उन्हें बताता है कि प्रेसिडेंट नीचे आ चुका है। तभी हम उस कारी को देखते हैं जिसे एस्केप पॉड नजर आ चुका है। धीरे धीरे करके वो आता है एस्केप पॉड के पास और खटखटाता है। तब अंदर से विलियम भी खटखटाता है और कांच पर एक कोड लिखता है, जिस कोड को देखने के बाद उस कारी को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो समझ जाता है कि इसी कोड की मदद से वो गेट को खोल पाएगा। तब वो गेट को खोल देता है और अंदर से विलियम बाहर आता है, जिसने अब जूते पहन लिए हैं। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी तीर में आकर के उसके पास एक कप गिरता है। वो कप को लगा लेता है कान पर। तब उसे ओस्कारी की आवाज सुनने को मिलती है। ओस्कारी उससे कहता है कि क्या तुम कोई एलियन हो? विलियम कहता है कि नहीं, मैं पृथ्वी से ही हूँ और मैं एक इंसान हूँ। तुम मेरे सामने आ सकते हो। विलियम समझ जाता है कि ओस्कारी महज एक बच्चा है। तब ओस्कारी आता है उसके सामने और पूछता है कि तुम कहाँ से हो और आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो? विलियम कहता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। इतना कहते ही वो अपना पासपोर्ट दिखाता है ताकि ओस्कारी को भरोसा हो जाए। वो उससे कहता है कि मुझे मदद चाहिए, जल्दी से बगल वाले गांव में लेकर के चलो ताकि मैं अपने साथियों को इत्तला कर सकूं। ओस्कारी कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है। हम अभी जंगल के बीचों बीच हैं। यहाँ से निकलने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तभी हमारे सामने पेंटागन का दृश्य आता है। इन लोगों ने एस्केप पॉड को ट्रेस कर लिया है। ये लोग 3 हेलीकॉप्टर्स को भेजते हैं एस्केप पॉड के पास। तब हमारे सामने आता है नॉर्वे का दृश्य। यहाँ पर एक फार्म हाउस के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो आता है बाहर जाने के बाद वो एक डिवाइस को देखता है जिसमें आवाजें आ रही हैं। वो जैसे ही डिवाइस को उठाता है हमें पता लगता है कि एस्केप पॉड की ट्रैकिंग डिवाइस है, यानी कि किसी ने जानबूझ के पहले ही ट्रैकिंग डिवाइस को दूर फेंक दिया था ताकि अगर कोई मदद के लिए भी आए तो फिनलैंड ना पहुंच करके नॉर्वे पहुंच जाए। यहाँ पर वो तीनों हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। उन्हें भी ये बात समझ में आ जाती है और पेंटागन में सारे लोग परेशान हैं कि कोई बहुत ही बड़ी साजिश चल रही है। तभी मॉरिस पहुंच जाता है एस्केप पॉड के पास। यहाँ पर हजार भी आ चुका है। वो सारे लोग एस्केप पॉड को खोलते हैं। खोलने के बाद उन्हें पता लगता है कि विलियम यहाँ से गायब हो चुका है। ये बात अब उन्हें परेशान करने लगती है। उन्हें कैसे भी विलियम को ढूंढना है। तभी हम विलियम और ओस्कारी को देखते हैं। ओस्कारी विलियम को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लेकर के आता है उसे अपनी गाड़ी के पास। तब विलियम कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओस्कारी कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मैं एक मिशन पर आया हूँ। जब तक मैं अपने शिकार को पूरा नहीं कर लेता मैं जंगल से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। तब विलियम आकर के बैठ जाता है गाड़ी के पीछे और ओस्कारी आगे बढ़ने लगता है जंगल में। तभी हम पेंटागन में फ्रेड को देखते हैं। फ्रेड कहता है कि हमें कैसे भी विलियम को ढूंढ निकालना है। अगल बगल जितने भी शिकारी हैं जो जंगल में घूमते रहते हैं उन सारे लोगों से कांटेक्ट करो और मुझे सैटेलाइट की सारी इमेजेस चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसी बीच मॉरिस एस्केप पॉड के अगल बगल देखने लगता है। तब उसे 2 पैरों के निशान नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि किसी ने विलियम की मदद की है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और 1000 के 2 लोगों को मार गिराता है। फिर 1000 को कहता है कि मुझे विलियम कैसे भी चाहिए। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे लेकर के मेरे पास आओगे। दूसरी तरफ ओस्कारी विलियम को लेकर के जाता है पहाड़ों पर। अब बहुत रात हो चुकी है। तब ओस्कारी कैंप लगाता है और ये लोग अपना खाना पकाना शुरू कर देते हैं। ओस्कारी बहुत सारे सवाल पूछता है विलियम से कि विलियम इतना पावरफुल है, जब आपके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं तब आप क्या करते हो? तब विलियम के पास इन बातों का जवाब नहीं होता। वो कहता है कि बस मैं परिस्थितियों को देख करके अपने निर्णय लेता हूँ। वो ओस्कारी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओस्कारी कहता है कि हमारे परिवार की एक प्रथा है, जब भी कोई 13 साल का होता है तब उसे जंगल में शिकार करने आना पड़ता है, वो भी अकेले।
मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सबने यही किया है और अब मेरी बारी है। मैं भी शिकार करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई अपने शिकार को पूरा कर लेता है तभी उसे मर्द माना जाता है। इन बातों को सुनने के बाद विलियम कहता है कि मैं अपने तजुर्बे से तुम्हें बता सकता हूँ कि किसी को मारना ही अपने आप को मर्द साबित करना नहीं होता है। मर्द की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तुम्हें मर्द बनाएगा। फिर वो कहानियां सुनाने लगता है। तब ओस्कारी बहुत हंसता है। ये दोनों सो जाते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह में ओस्कारी हिरन की आवाजें निकालने लगता है। इन आवाजों को सुनने के बाद विलियम जग जाता है। ओस्कारी कहता है कि मैं हिरन को बुला रहा हूँ ताकि मैं उनका शिकार कर सकूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन जो आवाजें निकाल रहा है उससे जानवर आने लगते हैं इधर। उसके साथ साथ इन आवाजों को मॉरिस भी सुन लेता है। वो अपने आदमियों को लेकर के आगे बढ़ने लगता है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो आवाजों के पास पहुंच सके। इसी बीच जैसे ही विलियम आगे बढ़ता है उसे अपने एक एजेंट की लाश नजर आती है। वो जब पैराशूट को देखता है समझ जाता है कि किसी ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा है। उन लोगों ने सारे के सारे पैराशूट को खराब कर दिया था ताकि एजेंट नीचे गिर करके मर जाए। तब वो अपने लिए बंदूक उठा लेता है। तभी ओस्कारी को एक बहुत ही बड़ा टैंक नजर आता है। वो जब टैंक के पास जाता है तब देखता है कि अंदर किसी ने हिरन को मार करके रखा है। अंदर एक नोट भी पड़ा है। नोट देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने हिरन को मार करके रखा है ताकि ओस्कारी का काम आसान हो जाए। इस हिरन को लेकर के वापस आए और सबको लगे कि ओस्कारी ने हिरन को मारा है। तभी विलियम देखता है कि मॉरिस इधर ही आ रहा है कैंप की तरफ। वो मॉरिस और हज़ार को देखने के बाद समझ जाता है कि मॉरिस ही है मास्टरमाइंड जो ये सब कर रहा है। तब वो भाग करके आता है ओस्कारी के पास। ओस्कारी बहुत ही ज्यादा दुखी है। विलियम पूछता है कि क्या हुआ। ओस्कारी कहता है कि मेरे पिता ने इस हिरन को मार करके रखा है, यानी उन्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं शिकार कर सकता हूँ। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। मैं शिकार करना चाहता हूँ ताकि इस बात को प्रूफ कर सकूं कि मैं भी मर्द हूँ। विलियम ओस्कारी को सारी बातें बताता है कि कुछ लोग उसे मारने आ रहे हैं। वो अमेरिका का झंडा लगा देता है ओस्कारी के ऊपर और कहता है कि अब तुम मेरे रक्षक बन चुके हो। तभी यहाँ पर मॉरिस आ जाता है। मॉरिस को देखने के बाद ओस्कारी खड़ा हो जाता है विलियम के सामने और उस पर तीर तान देता है, लेकिन मॉरिस नहीं रुकता। वो जैसे ही आगे आता है ओस्कारी तीर चला देता है, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इस चीज को देखते ही विलियम बंदूक तान देता है मॉरिस पर, लेकिन विलियम को बंदूक चलाना नहीं आता। मॉरिस उसके पास आता है और दिखाता है कि बंदूक को कैसे चलाया जाता है। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं। बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती रहती है। तभी पेंटागन में लोग देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को। वे हेलीकॉप्टर को ट्रेस करने लगते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से वो लोग पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति तक। हज़ार उतरता है हेलीकॉप्टर से। जैसे ही फ्रेड हज़ार को देखता है वो कहता है कि आदमी एक बहुत ही बड़ा पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, हमें जल्दी ही राष्ट्रपति की मदद करनी पड़ेगी। इसी बीच हम ओस्कारी को देखते हैं जिसे भागने के लिए कहा है विलियम ने। वो जा करके छुप चुका है। तभी हज़ार आता है यहाँ पर विलियम के पास और वो $10 मिलियन ट्रांसफर कर देता है मॉरिस के अकाउंट में। वो बंधक बनाना चाहता था राष्ट्रपति को। ये लोग विलियम को बंद कर देते हैं उसी टैंक में जिस टैंक के अंदर वो हिरन था। दूसरी तरफ पेंटागन में सारे के सारे लोगों ने मदद भेज दी है, लेकिन फिनलैंड बहुत दूर है, इन्हें पहुंचने में वक्त लगने वाला है। दूसरी तरफ हज़ार अपने हेलीकॉप्टर में बांध लेता है उस टैंक को ताकि राष्ट्रपति को लेकर के यहाँ से जा सके। ओस्कारी इन सारी चीजों को देख रहा है। वो डरा हुआ है, लेकिन उसे पता है कि उसके पास यही मौका है जब वो इस बात को प्रूव कर सकता है कि वो कितना बड़ा बहादुर है। वो अपने पिता के तस्वीर को देखता है और कूद जाता है टैंक के ऊपर। तभी मॉरिस भी इस चीज को देखता है। वो पायलट को कहता है कि वो टैंक को नीचे लेकर के जाए। जब टैंक पेड़ों से टकराएगा तब ओस्कारी नीचे गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही टैंक नीचे आता है ओस्कारी चाकू निकाल करके रस्सियों को काट देता है। तब इनका टैंक गिर जाता है नीचे। अब वो विलियम को बाहर निकाल रहा है, लेकिन मॉरिस भी ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तब ओस्कारी भी चला आता है टैंक के अंदर। ये लोग टैंक का गेट बंद करते हैं और उसे नीचे धकेलने लगते हैं। अब टैंक नीचे गिर रहा है जंगल से। थोड़ी देर के बाद टैंक गिर जाता है नदी में। जब तक मॉरिस यहाँ पर आता तब तक वो लोग देखते हैं कि अब टैंक नदी में बहने लगा है और वो जा रहा है यहाँ से दूर। दूसरी तरफ पेंटागन वालों ने नेवी सील को भेज दिया है। तभी वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं कि फ्रेड किसी को संदेश भेज रहा है। फ्रेड संदेश भेजता है हज़ार को, यानी कि फ्रेड भी मिला हुआ है। फ्रेड हज़ार को कहता है कि बस राष्ट्रपति को मार गिराओ। तभी हम विलियम के टैंक को देखते हैं। ये लोग जा करके रुकते हैं नदी के बीचों बीच। विलियम जैसे ही टैंक से बाहर आता है वो देखता है कि एयरफोर्स 1 यहीं पर है। तब वो ओस्कारी को लेकर के जाने लगता है एयरफोर्स 1 के अंदर। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। अब ये लोग कुछ सोच पाते तभी हज़ार नीचे आ जाता है। वो छत को तोड़ता है और एक बॉम्ब गिरा देता है जिसमें 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। लेकिन अब मॉरिस धोखा देता है हज़ार को। वो उसके वायर को काट देता है ताकि वो वापस हेलीकॉप्टर पर ना आ सके। तब हज़ार लड़ने लगता है विलियम से। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते हैं। अंत में हज़ार मारने वाला होता है विलियम को। तभी ओस्कारी आकर के हमला कर देता है हज़ार पर और बंदूक को फेंकता है विलियम की तरफ। तब विलियम मार गिराता है हज़ार को, लेकिन अभी भी बॉम्ब नीचे ही है। ये लोग भाग करके जाते हैं कॉकपिट में और वहाँ से एस्केप वाले बटन को दबा देता है विलियम। तब ये दोनों ऊपर चले आते हैं आसमान में। अब ये लोग बिल्कुल मॉरिस के बराबर में खड़े हैं। जैसे ही ओस्कारी मॉरिस को देखता है वो अपने तीर को चला देता है उसके ऊपर, लेकिन मॉरिस ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है, इसीलिए
इसीलिए तीर उसे छेद नहीं पाती। लेकिन मॉरिस को तेज झटका लगता है, तब वो गिरने लगता है नीचे और गलती से उससे गोली चल जाती है हेलीकॉप्टर पर। तभी नीचे का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा है। दूसरी तरफ हम टापियो को देखते हैं जो अपने बच्चे का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ पर नेवी सील वाले पहुंच जाते हैं और वो सारे के सारे शिकारियों को बाहर निकालते हैं और उन्हें बैठा देते हैं जमीन पर। तभी हमारे सामने पेंटागन का दृश्य आता है। उन्हें भी पता लग जाता है इस ब्लास्ट के बारे में। सबको लगता है कि राष्ट्रपति की मौत हो गई। यहाँ पर नेवी सील वालों ने सारे के सारे हंटर्स को पकड़ रखा है। तभी वो आसमान में देखते हैं पैराशूट को। जल्दी ही पैराशूट नीचे आता है। तब हम देखते हैं राष्ट्रपति और ओस्कारी को। ये दोनों आगे आते हैं नेवी सील वालों के पास। विलियम जाकर के बात करता है टापियो से और कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुर है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बहादुर बच्चा नहीं देखा। इसने मेरी जान बचाई है। टापियो और सारे के सारे हंटर इन बातों को सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं। ये बात पेंटागन में भी पता लग जाती है सबको कि राष्ट्रपति अभी भी जिंदा है। फ्रेड अब बहुत निराश है। वो निराश होकर के जाने लगता है वॉशरूम की तरफ। तो वाइस प्रेसिडेंट भी उसके पीछे पीछे जाता है। वॉशरूम में ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों के दोनों मिले हुए थे। इन्हीं लोगों ने 1000 को हायर किया था ताकि वो राष्ट्रपति को मारे, तब उसका पद इन्हें मिल जाए। लेकिन अब फ्रेड का सारा प्लान चौपट हो चुका है। वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो मार गिराता है वाइस प्रेसिडेंट को और यहाँ के दृश्य को ऐसे बना देता है कि सबको लगे कि ये बस एक एक्सीडेंट था। तभी हम विलियम और ओस्कारी को देखते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ओस्कारी और विलियम एक साथ खड़े हैं। लोग इनकी तस्वीरें खींचते हैं। तभी इस तस्वीर को हम उसी घर में देखते हैं जहाँ पर ओस्कारी के सारे पूर्वजों की तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि वो सारे लोग कितने ज्यादा बहादुर थे। और अब ओस्कारी की तस्वीर लगी है यहाँ पर विलियम के साथ, जो इस बात को बताती है कि ओस्कारी भी कितना बहादुर है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।